अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और I2B की तैयारी में भरपूर जोश के साथ मसरूफ़ होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एजेंडा, फर्स्ट क्लास दैट इज़ ऑफ चैप्टर 2 ओनरशिप ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर ने या तो चैप्टर नंबर 1 स्किप कर दिया है, यह उनको आता नहीं था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 2 से हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपकी थोड़ी सी बेस बन जाए रिगार्डिंग बिजनेस, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा बोरिंग है। तो बच्चे जब उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो अक्सर बेचारे घबरा जाते हैं, कहते हैं कि सर ये तो बहुत मुश्किल वर्ड्स लिखे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रही है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो 2 हम लोग पहले करेंगे, 2 के बाद 3 करेंगे, 3 के बाद 1 करेंगे, एंड उसके बाद ऑनवर्ड्स आप पूरी किताब को किसी भी सीक्वेंस में तैयार कर सकते हैं। जस्ट आपने ख्याल ये रखना है कि चैप्टर 9 जब आप तैयार करने बैठें तो उसको सबसे एंड पे करें, एंड 10 शुड बी डन सेकेंड लास्ट। उससे पीछे 2, 3, 1 और उसके बाद जो 4, 5, 6, 7, 8 है, आप किसी भी ऑर्डर में उसको चला सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 इज बेसिकली ओनरशिप ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर बात करेगा बिजनेस और बिजनेस कैसे चलाया जाता है, थ्रू एन इंडिविजुअल, थ्रू पार्टनरशिप एंड थ्रू कंपनी। एंड व्हाट इज ओनरशिप? ओनरशिप इज मलकियत। बिजनेस क्या है? अगर हम बिजनेस को डिफाइन करें तो बिजनेस इज बेसिकली हर वो एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप इनिशिएट कर रहे हैं, चाहे आप गुड्स को बेच रहे हैं, चाहे आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज बिजनेस, यू आर अर्निंग प्रॉफिट। तो हर वो काम जो कि मुनाफे के लिए किया जाए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाए, ये कहलाता है बिजनेस। दिस इज बिजनेस। वो आप लोगों ने मीम में देखी होगी, दिस इज बिजनेस। उससे पहले वो नोट कैश काउंट कर रहा होता है। तो हर वो चीज़ जो कि आप अंडरगो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि अपना पेट पाल सकें, और ना सिर्फ अपना बल्कि उन लोगों का भी जो कि आपके बिजनेस में शरीक हैं, चाहे वो आपके पार्टनर्स हैं, चाहे वो आपके मेंबर्स हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, सबका आपने ख्याल रखना है और सबको आपने सैलरी वगैरह देनी है ताकि वो अपने दोनों एंड्स को मीट कर सकें। तो सर ये चैप्टर शुरू होता है एक टर्म के साथ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? अगर मैं आपको आसान करके बताऊं तो हर वो एक्टिविटी जिसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, हर वो एक्टिविटी जिसमें एक से ज्यादा बंदे शामिल हैं और वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ताकि किसी को बेनिफिट दिया जा सके, और ये एक्टिविटी सिंगल भी हो सकती है एंड इट कैन बी मोर देन वन। इसी क्लास की मिसाल ले लें। एक मैं हूं जो कि आपको पढ़ा रहा हूं, एक मेरे एंड के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, पढ़ाने की एक्टिविटी, और एक मेरे सामने कैमरामैन भाई बैठे हुए हैं जो कि इस पूरी क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। तो हम दोनों मिलके आप तक ये क्लास पहुंचा रहे हैं। फिर ये क्लास रिकॉर्ड होकर जाएगी आईटी रूम में, आईटी रूम वाले इसको एडिट करेंगे, इसमें से गैर ज़रूरी चीज़ों को माइनस करेंगे, इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके बाद एक और टीम आएगी जो कि इसको अपलोड करेगी सर्वर के ऊपर। फिर एक और टीम आएगी जो कि आप तक उसका लिंक पहुंचाएगी। तो जब 4-5 लोग मिल जाएं और मिल के कोई ऐसा काम करें जो कि बाकियों से कम टाइम में कर सकें ताकि आपको बेनिफिट हो जाए, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप गौर करें तो हमने एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर लिया, पढ़ाने का काम, रिकॉर्ड करने का काम, एडिटिंग का काम, अपलोडिंग का काम और लिंक ट्रांसफ़र करने का काम। 5 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, 5 मुख्तलिफ टीम्स मिल के ये क्लास रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रही हैं थ्रू अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज। अब हम लोगों ने एक्टिविटीज को क्या किया है? डिवाइड कर दिया।
इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो मैं अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर करके आया हूँ ताकि मैं एफिशिएंटली आपको पढ़ा सकूँ। इनकी वजह से इफेक्टिव टाइम जो मेरा इस्तेमाल होगा वो कम होगा, जिससे अल्टीमेट फ़ायदा किसको होगा? आपको होगा। मेरे सामने जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वो बहुत एफिशिएंट वे में रिकॉर्ड कर रहा है, एक सीनियर कैमरामैन की निगरानी में है। आईटी के पास जब वो जाएगा तो वो उसको स्क्वीज करेंगे, इसके जेबीज को कम करेंगे विदाउट डिसरप्टिंग द क्वालिटी, ताकि आप उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली घर पे देख सकें। फिर टाइमली लिंक। तो ये सारे काम हम लोगों ने क्यों किए हैं? ताकि हम लोग एक सिस्टम को अचीव कर सकें, अपने कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और हमारा मेन कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव और कॉमन गोल ये है कि हम आप तक इन क्लासेस को प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप अपने घर में बैठ के एक क्वालिटी एजुकेशन लें और अपना पेपर पास करें। तो दिस इज व्हाट? दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और मिसाल लेके चलते हैं। 3 लोग हैं, एक का नाम है तेज रफ्तार, एक का नाम है तलवार और एक का नाम है टोटका यार। 3 लोगों की कहानी। इन तीनों को एक ही टास्क दिया गया डिफरेंट शहरों में या डिफरेंट जंगलों में, वुड कटिंग, हंटिंग और कुकिंग। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन तेज रफ्तार भाई। इनको कहा गया कि आपने वुड कटिंग करनी है, उसके बाद आपने हंटिंग करनी है और हंटिंग करने के बाद जो जानवर पकड़े उसको आपने बना के खाना भी है। अब नाम से क्या लग रहा है? तेज रफ्तार। इट मीन्स कि इनमें भागने की स्किल बहुत ज़्यादा होगी। सो ये वुड कटिंग तो सही से नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्किल, ये ताकतवर नहीं है, मगर इनकी टांगें मजबूत हैं, ये भाग तेज सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हंटिंग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। ये भाई हंटिंग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। इसी तरह तलवार। तलवार मीन्स समवन हु इज पावरफुल। अब इनकी स्किल वुड कटिंग में ज़्यादा है, तो ये 2 घंटे में वुड कटिंग करेंगे, 4 घंटे में 4 घंटे में जानवर का शिकार करेंगे और 3 घंटे में कुकिंग करेंगे। ये सारे जो टाइम्स हैं ये इन आवर्स दिए गए। टोटका यार, अब नाम से ज़ाहिर है, टोटके यानी कि इनको खाना बनाना आता होगा। इन्होंने बचपन में जुबैदा आपा को बहुत दफ़ा सुना है, तो कुकिंग की स्किल्स इनके पास हैं, ये खाना 2 घंटे में तैयार कर लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअल देखें तो तेज रफ्तार भाई को कितना टाइम लग रहा है? 3 + 2 + 4 9 आवर्स। तलवार भाई को 4 + 2 + 3 9 आवर्स। इसी तरह 4 + 3 + 2 = 9 आवर्स। और इनका एग्रीगेटेड टाइम क्या हो गया? 9 + 9 + 9 9 3 = 27। ये है इनका एग्रीगेटेड टाइम। तो 9 घंटे का टास्क तेज रफ्तार ने किया, जिसमें इसकी स्किल क्या थी? हंटिंग। तलवार ने भी 9 घंटे लगाए, इसकी स्किल क्या थी? वुड कटिंग। और टोटका यार ने भी 9 घंटे लगाए, इसकी स्किल क्या थी? कुकिंग। और इन तीनों ने काम किया है अपने अपने 3 अलग अलग गांव के जंगलों में। ये तीनों आपस में मिले नहीं हैं। अगर आप इन तीनों की टीम बना दें और कहें कि भाई तुम 3 लोग हो, तुम लोगों ने वुड कटिंग भी करनी है, तुम लोगों ने हंटिंग भी करनी है और तुम लोगों ने कुकिंग भी करनी है, तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस ये लोग कब देंगे? जब ये तीनों लोग अपने अपने काम को अपने साथ डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। तेज रफ्तार ये बोलेगा कि भाई मैं सिर्फ हंटिंग करूंगा, मुझे हंटिंग का शौक है, आप लोग मुझे हंटिंग दे दें, मैं आपको 2 घंटे में ये हंटिंग करके ला दूंगा। तलवार भाई कहेंगे कि सर हंटिंग मेरे बस का काम नहीं है, हाँ आप मेरे से वुड कटिंग करा लें, आई कैन डू दिस इन 2 आवर्स। और टोटका यार आपको पता है वो खाने का चैंपियन है, तो वो कहेगा सर मैं 2 घंटे में खाना आपको बड़ा अच्छा तैयार करके दे दूंगा। तो जब ये तीनों मिलेंगे ना, तो इनको इफेक्टिव टाइम कितना लग रहा है?
सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे। और जैसे जैसे ये अपने काम में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे तो ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। 6 से 5.5 घंटे पे आएंगे, फिर 5 घंटे पे आएंगे, 4.5 पे आएंगे, 4 पे आएंगे, और शायद कभी ये टाइम भी आ जाए कि ये सारे काम घंटे घंटे में करके पूरा कर लें 3 घंटों में कंबाइंड एफर्ट के साथ। सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। अब हो क्या रहा है, सिंपल सी बात यह है कि ये 3 लोग मिले हैं और इन्होंने अपने काम को डिवाइड कर लिया है, तमाम तर एक्टिविटीज को डिवाइड कर लिया है इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, अपने अपनी स्किल्स के मुताबिक। तो जैसे ही इन्होंने अपने काम को डिवाइड किया है, उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, एक कोऑपरेटिव सिस्टम बना लिया है, आपस में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को मीट कर सकें। डन। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनी है। तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दैट कैन बी डन थ्रू अ सोल ट्रेडर, जिसमें एक इंडिविजुअल काम करता है, जिसमें एक इंसान, एक इंडिविजुअल काम करता है। अगर एक से ज्यादा हो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20, तो दिस वुड बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। एंड अगर 20 से ज़्यादा हो जाए तो लॉ ये कहता है कि भाई अब आपको कंपनी बनाने की ज़रूरत है, अब आप पार्टनरशिप से गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स, इनका अल्टीमेट पर्पस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट फॉर देयर बिजनेस। चाहे वो एक अकेला बंदा काम करे, कोई दुकान चला रहा है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, वही दुकान अगर 2 से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं, और अगर उनका काम इतना ही तरक्की कर गया कि एक पूरी कंपनी डेवलप कर ली है, तो दिस विल बी लिमिटेड कंपनी। वर्ड लिमिटेड क्यों है? क्योंकि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड इन लायबिलिटी। और सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज होती हैं ना, वो अनलिमिटेड होती हैं। तो यहाँ पे लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। फिर हमारे पास क्लब्स एंड सोसाइटीज भी होती हैं। अब ऑल दो यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन बनती नहीं है, बट चलें किताब ने कर दी है तो उसको देख लेते हैं। Clubs and societies can be for the purpose of earning profit and it can be for a charitable work. यानी कि it can be for profit, it can be for profit and it can be not for profit. इसमें क्या होता है? इसमें लोग जुड़ते हैं, जस्ट लाइक पार्टनरशिप, इसमें लोग इकट्ठे होते हैं और मिलजुल के कोई चीज़ डेवलप करते हैं अपने अपने कॉमन इंटरेस्ट के मुताबिक। नॉर्मली आपने देखा होगा जिम्स, स्नूकर क्लब्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, फिटनेस सेंटर्स। तो इस तरह के क्लब्स और सोसाइटी चलते कैसे हैं? इनको रेवेन्यू कहाँ से आता है? इनको रेवेन्यू आता है सब्सक्रिप्शन से। जो इनको इनकम आती है वो आती है थ्रू सब्सक्रिप्शन ऑफ द मेंबर्स, और वहीं से ये लोग अपने अपने क्लब्स और सोसाइटीज़ के लिए एसेट्स, मशीनरी, इस तरह की चीज़ें बाय करते हैं ताकि वो लोगों को फैसिलिटेट कर सके। अब अगेन इनका पर्पस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंड इट कैन बी नॉट फॉर प्रॉफिट। देन वी हैव नॉट फॉर प्रॉफिट। पीछे क्या था? फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्या है?
नॉट फॉर प्रॉफिट, इसमें दो चीज़ें हैं, या पब्लिक सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको आप लोग प्यार से एनजीओस बोलते हैं। भाई पब्लिक सेक्टर, जहां पे भी आपको वर्ड पब्लिक सेक्टर नजर आए, इसका मतलब यह है कि यह अवाम के लिए किया जा रहा है, और अवाम के लिए कौन इतना हमदर्द होता है? गवर्नमेंट। तो ये जो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं, ये दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट के और नॉट डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट। या आप ये कह सकते हैं कि ये पार्टली फंडेड होते हैं थ्रू गवर्नमेंट, या बिल्कुल ही डिपेंड नहीं कर रहे, या ये पार्टली डिपेंड कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो नॉट फॉर प्रॉफिट में इट कैन बी ईदर पब्लिक सेक्टर एंड इट कैन बी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सर जरा डिफरेंस देख लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही मुनाफा कमाना है, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, इनका काम क्या है? टू प्रोवाइड बेनिफिट टू पब्लिक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक कैन बी अ सोल ट्रेडर, कैन बी अ पार्टनर्स एंड इट कैन बी कंपनी। तो इंडिविजुअल भी, पार्टनर्स भी और शेयर होल्डर्स भी या मेंबर्स भी। मगर नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या था? अभी देख कर आए हैं, गवर्नमेंट या मेंबर्स, अगर वो एनजीओ है तो। भाई बिजनेस को पैसा कहां से मिलेगा? अगर कंपनी है तो नए शेयर्स इशू करेगी, कंपनी है तो जो मेंबर्स हैं जब वो आएंगे तो कंपनी को पैसा देकर आएंगे, पार्टनर्स अगर आएंगे तो कैपिटल लेकर आएंगे, और अगर एक सोल ट्रेडर है, इंडिविजुअल है, तो अगर उसने दुकान खोलनी है तो वो कंपनी के अंदर पहले पैसा इंजेक्ट करेगा। दैट कैन बी थ्रू लोन्स, दैट कैन बी थ्रू लोन्स। और जो पैसा इनको मिलेगा वो पैसा ये लोग कंपनी में दोबारा से री इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। मगर नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर जो पैसा आता है नॉर्मली अगर तो वो गवर्नमेंट का है तो ये आएगा थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स या पब्लिक की तरफ से आई हुई डोनेशंस। अकाउंटेबिलिटी, ये लोग किसको अकाउंटेबल हैं? टू द ओनर्स, और यहां पे ये लोग अकाउंटेबल होंगे टू गवर्नमेंट या मेंबर्स। बेसिकली चलाने वाले को आप क्या होते हैं? आप अकाउंटेबल होते हैं। अपने बिजनेस को चलाने वाले जो चला रहे होते हैं, आप उनको अकाउंटेबल माने जाते हैं। ऑलराइट, अब जरा आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं सोल ट्रेडर की। सर सोल ट्रेडर कौन है? मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैंने टीचिंग के साथ साथ अपनी एक शॉप खोलनी है इछरे बाजार के अंदर। लाहौर का एक बड़ा मशहूर बाजार है इछरा बाजार, जहां पे रिटेल चीजें बिकती हैं। तो इछरे बाजार के अंदर मान लीजिए मैंने एक शॉप परचेज की, और वो शॉप परचेज करने के बाद मैंने वहां पे बच्चों के गारमेंट्स रख लिए, 2 साल से लेके 12 साल तक बॉयज एंड गर्ल्स के गारमेंट्स रख के बैठ गया। अब ये मेरा जाती बिजनेस है और मैं इस बिजनेस का जे कान शिकरे हूं। आई एम रनिंग दिस बिजनेस बीइंग एन इंडिविजुअल। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसको ऑपरेट करना है, मैंने इसको चलाना है, मैंने इसको ऑपरेट करना है, मैंने इसको चलाना है। कानून ये कहेगा कि भाई इस बिजनेस को और हम आपको दो डिफरेंट लोग काउंट नहीं करेंगे। अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो उसकी भरपाई अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बिजनेस में से एसेट्स को बेच के हम उस बंदे की भरपाई करेंगे। और अगर आपकी दुकान ने किसी का नुकसान कर दिया है तो दुकान के अंदर का माल शाल सब कुछ बेच के भी अगर आप उसको पे बैक नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपके पर्सनल प्रॉफिट से वो रिकवरी करके देंगे। तो लॉ इन दोनों बिजनेस को डिफरेंट काउंट नहीं करता। लॉ के लिए ये दोनों एक ही हैं। और आप क्या हैं? यू आर लायबल पर्सनली। यानी कि अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हैं तो लॉ के नजदीक आप और आपकी शॉप एक ही है।
डन। देन वी हैव पार्टनरशिप। अब सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में क्या फर्क है? सोल ट्रेडर में देयर वाज अ सिंगल पर्सन। हाँ, उसके अंदर आप एम्प्लॉयज का फैक्टर लेकर आ सकते हैं। मैंने मुलाजिम रख लिए हैं 4, तो वो मेरे पार्टनर्स नहीं है, वो मेरे मेंबर्स नहीं है, दोज आर एम्प्लॉयज जिनको मैंने सैलरी पे करनी है। पार्टनरशिप में क्या होता है सर? पार्टनरशिप में ये होता है कि आप अपने साथ अपने जैसे कुछ लोग लेकर आते हैं और आप मिल के बिजनेस करते हैं। इनको आप कहते हैं एक्टिव पार्टनर्स। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके एक्टिव पार्टनर्स। वो लोग जो कि वाकई में बिजनेस करना जानते हैं। कुछ इनमें से कैपिटल लेकर आएंगे, कुछ दुकान को चलाएंगे, कुछ दोनों काम करेंगे, कुछ डीलिंग करेंगे, कुछ लोगों के सामने होंगे, कुछ नहीं होंगे। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो कि आप आगे जाके बिजनेस लॉ के अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली दीज आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि आपस में जुड़ते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। अब अगर वही शॉप मैं ऑपरेट करना चाहता हूं, लेट सपोज अपने वालिद के साथ, तो हम 2 पार्टनर्स होंगे। और लॉ हमें कब पार्टनर्स काउंट करेगा? जब हम दोनों ने आपस में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया हो, एक पार्टनरशिप डीड बनाई हो और उसमें लिखा हो कि भाई 2 पार्टनर्स हैं और हर एक की जिम्मेदारी क्या क्या है, कौन कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, कौन कहाँ रहता है, उसका CNIC क्या है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं। सारी चीज़ें अगर आप डिफाइन कर देंगे उस एग्रीमेंट के अंदर, उस डीड के अंदर, तो ये क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। और अगेन यहाँ पे भी लॉ उसको डिफरेंट बंदा काउंट नहीं करता। और यहाँ पे भी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है, यानी कि आप तो लाइबल है ही है, आपका बिजनेस भी लाइबल है। तो जस्ट लाइक इंडिविजुअल, लाइबिलिटी यहां पे भी जॉइंट एंड सेवरल है। ऊपर क्या था? पर्सनल लाइबल। यहां पे भी आप पर्सनली लाइबल हैं। अगर आप गौर करें ना यहां पे, तो एक बंदा मल्टीपल काम कर रहा है। क्यों? ही इज अ सोल ट्रेडर। और नीचे 2 लोग मिल के आपस में कुछ तूफानी करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। दिस इज पार्टनरशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनी। भाई कंपनी में क्या होता है? कंपनी में कुछ मेंबर्स हिस्सा डालते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं। आप उनको मेंबर बोल दें, आप उनको शेयर होल्डर बोल दें, आपके लेवल तक एक ही बात है। इवन आप उनको अगर स्टॉक होल्डर भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, अगर आप उनको इन्वेस्टर भी बोलना चाहें आप फिलहाल बोल सकते हैं। शेयर्स का वर्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज किया है किताब ने, बार बार उसने वर्ड स्टॉक का यूज किया है। तो शेयर्स और स्टॉक का आपने फिलहाल एक ही मतलब लेना है। तो कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। कंपनी में क्या होता है कि अगर लेट सपोज मैं और मेरे साथ 4 दोस्त हैं और हम लोग मिलकर डिसाइड कर देंगे यार चलो कंपनी खोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी हमारी बातों बातों में खुल जाएगी। कंपनी को इनिशिएट करने के लिए हमें शुरू में कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये 5 लोग मिलेंगे और कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे। और जैसे जैसे वो कैपिटल ऐड करते जाएंगे, जब टोटल कैपिटल बन जाएगा, एग्रीगेट बन जाएगा, तो उसकी रेलिवेंट प्रोपोर्शन के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि किसके पास कितने शेयर्स गए हैं, कौन कितनी इक्विटी का मालिक है। लेट्स से मैं कहता हूं कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये 3 लोग हैं। मिस्टर ए लेकर आए 6 लाख, मिस्टर बी लेकर आए 8 लाख और ये लेकर आए हैं 9 लाख। और चलिए मिस्टर डी भी ऐड कर लेते हैं। मिस्टर डी को हम कहते हैं कि आप लेकर आए हो 3 लाख। जब इसको ऐड किया जाएगा, चलिए मिस्टर ई भी ले आते हैं यार, क्या याद करेंगे, 1 लाख इनका भी है। अगर मैं इनको मैं ऐड करूं तो ये कुछ आएगा मेरे पास 6 + 8 14, 23, 26, 27, गालबन 27 के करीब की फिगर आएगी ना, 4, 10, यस 27।
ये है कंपनी का टोटल कैपिटल, कंपनी का टोटल कैपिटल। अब मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स होंगे, तो मिस्टर ए के लिए हम कहेंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 8 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100, सी के लिए 9 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100, डी के लिए 3 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100 और ई के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100। तो वो आ जाएंगे उनके पास रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग या उनके पास रिस्पेक्टिव एक्विटी जो कि उस कंपनी की मौजूद है। वो तमाम शेयर होल्डर्स कहलाते हैं कंपनी के ओनर्स, और आसानी के लिए हम इनको नाम देते हैं कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है प्रेफरेंस। बट यहाँ पे अभी आप अज्यूम करेंगे कि ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि शुरू में आए थे और शुरू में उन्होंने कंपनी चलाई है और इनके पास वोटिंग राइट मौजूद है। ये कंपनी के अंदर आके अपनी स्ट्रेटजीज को पेश कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकते हैं। तो ये कौन है, ये है कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये सारी चीजें कहां पे लिखी हुई हैं, कंपनी कौन से रूल फॉलो करती है, कंपनी फॉलो करती है कंपनीज एक्ट 2017। और जैसे पार्टनरशिप में था, जैसे इंडिविजुअल में था या सोल ट्रेडर में था, कि वहां पे हम लोगों ने कहा था कि तुम दोनों अलग अलग पर्सन नहीं हो, दुकान और मालिक, दुकान और पार्टनर्स एक ही थे। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ये क्या है, लॉ कहता है कि कंपनी और उसके अंदर मेंबर्स दो अलग अलग इंसान हैं। क्यों? क्योंकि मेंबर्स में क्या है, अगर मिस्टर ए जिनके पास 6 लाख शेयर्स हैं, कल को वो अपने शेयर्स बेच के चले जाएं मिस्टर जेड को, तो मिस्टर जेड ज्वाइन कर लेगा। बी ने बेच दिया मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई ज्वाइन कर लेगा। इनके आने जाने से कंपनी की एक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहां पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये बंदे कंपनी से जुदा हैं, ये कंपनी के नुकसान के लिए पर्सनली लायबल नहीं है और ना कंपनी पर्सनली लायबल है इन बंदों के हुए हुए पर्सनल नुकसान से। डन। तो कंपनीज शुरू होती हैं इन्वेस्टर्स से, शेयर होल्डर से। वो कंपनी में डालते हैं पैसा, मगर कंपनी को चलाए कौन, कंपनी को गाइड कौन करे, कंपनी को रन कौन करे, कंपनी के एसेट्स की जिम्मेदारी किसको दें? तो वहां पर आते हैं हमारे पास कंपनी में मौजूद कंपनी के बड़े, इनको हम कहते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का वर्ड निकला है डायरेक्ट से। डायरेक्ट कहते हैं डायरेक्शन देने वाला, चलाने वाला। तो कंपनीज आर मैनेज्ड बाय देयर डायरेक्टर्स। कंपनी के कुछ फीचर्स अभी हम लोगों ने बात की है कि देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, यानी कि जब कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो कंपनी अपने नाम पे करती है, मेंबर्स के नाम पे, शेयर होल्डर्स के नाम पे, डायरेक्टर्स के नाम पे, दोस्त शाजवत गवर्नर्स के नाम पे नहीं करती है। वो अपने नाम के ऊपर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही होती है। कंपनी ने अगर कोई एसेट्स परचेज करने हैं तो वो अपने नाम पे परचेज करेगी, कंपनी के पास अपने एसेट्स होंगे। और यस, कंपनी ही लायबल है कि वो अपने कमाए हुए प्रॉफिट्स में से अपना टैक्स पे करें। बाकी जो मेंबर्स हैं वो अपना इंडिविजुअल टैक्स तो देंगे, जो इंसानी टैक्स बनता है उन पे वो तो देंगे। कंपनी जो कि एक इंसान नहीं है, एक बिल्डिंग है, एक डब्बा है, एक कागज है, उसने भी टैक्स देना है अपने कमाए हुए प्रॉफिट के ऊपर। तो वो अलग से टैक्स देगी और उसके मेंबर्स अलग से टैक्स देंगे। इसको हम कहते हैं डबल टैक्सेशन। मगर इंडिविजुअल में और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, उन्होंने वही टैक्स देना है जो कि उनका कंबाइन प्रॉफिट आया, इंडिविजुअल भी और दुकान से भी। सर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लेट्स से मैं कहता हूं पीडीसीएल एक कंपनी है बहुत पुरानी, कंपनी पीडीसीएल है और नेट नहीं आ रहा,
तो ऐसा नहीं है कि अब हम उनके शेयर होल्डर्स की लिस्ट निकाल के ढूंढेंगे कि कौन कौन आजकल शेयर होल्डर है, उसका एड्रेस निकालेंगे और उसके एड्रेस पे जाके उसके साथ गालम गलोच शुरू कर देंगे, भाई तुम्हारी कंपनी का नेट नहीं आ रहा। ऐसे नहीं है, कंपनी की अपनी ज़ाती लाइबिलिटी है। कोई भी मेंबर, कोई भी डायरेक्टर कंपनी के किसी नुकसान के लिए पर्सनल लायबल अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। तो लाइबिलिटी जो है कंपनी की कंपनी तक है और इंसानों की इंसानों तक है। और जहां पे वर्ड लिमिटेड आ जाए ना, इट मीन्स कि कंपनी भी वहां तक लायबल है जहां तक उसके शेयर कैपिटल की अमाउंट है। अभी हम लोगों ने एक मिसाल डाली थी 27 लाख, तो वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 27 लाख तक लायबल होगी। इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। हमने ये कहा कि कंपनी और इंसान के दरमियान जो लायबिलिटी है वो उनकी अपनी अपनी है, मगर लिमिट कैसे लगाई? लिमिट लगाई है जितना उनका शेयर कैपिटल है। अब शेयर कैपिटल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑथराइज्ड और एक होता है पेड अप। तो जितना पेड अप शेयर कैपिटल है वहां तक लायबिलिटी इनकी होती है। कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होती है। नेस्ले शुरू के मेंबर्स पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, आजकल के मेंबर्स ही कुछ और हैं। शुरू के मेंबर्स आए, किसी की डेथ हो गई, कोई छोड़ के चला गया, किसी ने आगे ट्रांसफ़र कर दिए, अभी भी चल रही है कंपनी तो ऑपरेट कर रही है, मगर उसके मेंबर्स जब आते हैं अपना काम शाम करते हैं, कुछ अर्न करते हैं और अर्न करने के बाद चले जाते हैं। तो कंपनी के अंदर ओनरशिप, शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र होती रहती है, मगर उससे कंपनी के किसी भी तरह से लीगल स्टेटस को या उसकी लीगल एग्जिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी चलती रहती है, किसी के आने से किसी के जाने से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो किसी भी टाइम पे अपने शेयर्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। सर टाइप्स ऑफ कंपनी, अब कंपनी की भी कुछ टाइप्स है, ऑल्दो इतनी डिटेल में ये अवेलेबल नहीं है किताब में, बट चलें कुछ बातें आपको बतानी ज़रूरी हैं। सर कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो जो आजकल का कंपनीज एक्ट चल रहा है दैट इज कंपनीज एक्ट 2017। सर कंपनियां लायबिलिटी के लिहाज से जब हम इनको मेजर करते हैं तो दो तरह की होती हैं, या लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास हर वो तमाम ताकत होती है जो कि लिमिटेड के पास है, बट सिर्फ एक फ़र्क है, उस बेचारी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। यानी कि कितना ही पेड अप कैपिटल हो वो उसकी लायबिलिटी को कोई कट नहीं लगाता, अनलिमिटेड है। और फिर आती है लिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड की आगे दो टाइप्स हैं, या लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऐसी कंपनी जो कि वहां तक लायबल है जहां तक उसका पेड अप शेयर कैपिटल है, और लिमिटेड बाय गारंटी मींस ऐसी कंपनी जो कि वहां तक लायबल है जहां तक उसके मेंबर्स ने शुरू में अमाउंट गारंटी कर दी है कि अगर कोई नुकसान हुआ तो हम आपका यह नुकसान पे करेंगे। तो दिस इज लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। अगर कंपनी कभी भी लिक्विडेशन में चली जाए, अगर कंपनी कभी भी बंद हो रही हो, उसका नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है कि अब कंपनी को बंद करने की बारी आ गई है, तो जहाँ जहाँ तक गारंटी की होगी मेंबर्स ने वो उतनी अमाउंट को पे कर रहे होंगे। लिमिटेड बाय गारंटी की भी आगे दो मिसालें हैं, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी भी है, हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसकी लायबिलिटी शेयर कैपिटल वाली तो होगी, गारंटी वाली उसमें ऐड हो जाएगी, गारंटी वाली उसमें ऐड हो जाएगी। तो वो मेंबर अपने इनिशियल अमाउंट के लिए भी लायबल होगा और जो उसने अमाउंट गारंटी की है शुरू में वो उसके लिए भी अलग से लायबल होगा। फिर एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि इसके बाद मुझे प्राइवेट कंपनी को समझना पड़ेगा। इसको समझते हैं, मगर पहले एक और कॉन्सेप्ट है लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी से क्या मुराद है? वो कंपनी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं
और अनलिस्टेड कौन सी है? जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि ये अवेलेबल नहीं है तो इन शेयर्स की वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल है, और जो अवेलेबल है आप उनकी वैल्यूज कहां से निकाल लेते हैं? स्टॉक मार्केट से। यानी कि एक ऐसा बाजार जहां पे कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं वो कहलाता है स्टॉक मार्केट। और हर वो कंपनी जो कि वहां पे रजिस्टर्ड है, जिसके शेयर्स की खरीदो फरोख्त वहां पर होती है, दैट इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। और हर वो कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, दैट इज अनलिस्टेड कंपनी। नाउ प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें लॉ ने 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। लॉ कहता है कि तुम प्राइवेट कंपनी बनाओगे मगर उसके मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं करने। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 50। हाँ, अगर कोई ज्वाइंट शेयर होल्डिंग है, 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिल के शेयर होल्ड कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है, तो आप उनको 2 3 4 नहीं काउंट करोगे, आप उनको एक बंदा काउंट करोगे। इनके पास ये राइट नहीं होता कि वो आगे अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सके, यानी कि प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं ये अपने शेयर्स आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक के तो इजीली कर सकते हैं, और ये अवाम के आगे जाके भीख नहीं मांग सकते, यानी कि अवाम को ये नहीं कह सकते, पब्लिक को एड्रेस नहीं कर सकते कि आएँ और हमारी कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये इनवाइट नहीं कर सकते हैं अवाम को कि आओ और आके मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करो, मेरी कंपनी के अंदर अपनी सब्सक्रिप्शन डालो। ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो हर वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कहलाएगी आपकी पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कौन सी है? वो कंपनी जिसके अंदर ये 3 रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। डन। देन वी हैव सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी से क्या मुराद है? एक ऐसी कंपनी जिसको एक नुमाइंदा चला रहा है, उसका एक ही मेंबर है और वही उसका कौन है? डायरेक्टर। तो ये भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इसको हम कहते हैं एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। नाउ लेट्स डिस्कस सोल प्रोप्राइटर इन मच डिटेल। सर सोल प्रोप्राइटर क्या है? एक ऐसा बंदा जिसने अपना कारोबार खुद ही चलाना है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपने कारोबार का खुद मालिक है, वो ओन कर रहा है अपने बिजनेस को, और उसके बिजनेस के अंदर किसी भी तरह की कोई खास लीगल कॉम्प्लिकेशंस, लीगल फॉर्मेलिटीज अवेलेबल नहीं है। उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है और वही कंपनी के अंदर अपनी बनाई हुई शॉप के अंदर फुल टाइम पे डिसीजन मेकिंग कर रहा है। फुल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसी के पास है, कोई उसको आगे चैलेंज नहीं कर सकता। दिस इज सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर। एग्जाम्पल्स यू कैन से लोकल रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप, किराने की दुकान, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि लॉ कहता है कि तुम्हारी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। और लॉ ये भी कहता है कि तुम सबके लिए लायबल हो, और अगर उस बंदे की डेथ हो जाए तो वो शॉप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, उसकी कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। तो ज़रा सोचें, अगर मुझे सोल ट्रेडर ही रहना है और मुझे इसके साथ साथ अपने कारोबार के अंदर लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करनी है और उसके अंदर परपेचुअलिटी लेकर आनी है, परपेचुअल सक्सेशन लेकर आनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस सोल ट्रेडर के कारोबार को उठाऊंगा और उसको बना दूंगा एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। ये भी तो यही बात थी, एक ऐसी कंपनी जिसका मालिक कौन है? एक, वही क्या है? उसका डायरेक्टर। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है और वहाँ की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। सर इसके क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस मेन बंदे की है, वही अपने बिजनेस का करता धरता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल थिंग्स। फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी बंदे की है, एंड उस बिजनेस को चलाने के लिए ही रिक्वायर्स अ हैंडफुल ऑफ एक्सपीरियंस।
तो अगर आपने उस बिजनेस को अकेले चलाना है तो फिर आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, ये बहुत जल्दी बन जाती है। पैसे दिए, दुकान ली, माल डाला, तैयार। कोई लीगल इश्यूज, कोई लीगल राइट्स, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती हैं। सीक्रेसी, सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अवाम उन्नास के सामने नहीं रखना होता। प्रॉफिट कंट्रोल, सारा का सारा मुनाफा किनका है? इन्हीं का तो है। इन्होंने आगे शेयर भी नहीं करना। तमाम डिसीजन मेकिंग इनकी है। इनकी तो जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें हक किसका होगा? इनका होगा। फिर फ्लेक्सिबल है, जब दिल किया दुकान खोल ली, जब दिल किया दुकान बंद कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम कंट्रोल किसका है? इन्हीं के पास है। गवर्नमेंट भी इनको तंग नहीं करती है। गवर्नमेंट से आए हुए जो लेजिस्लेशंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो इनके ऊपर मिनिमम इफेक्ट रखते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग एंटरप्रेन्योर बने। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपना काम करें ताकि खुद भी कमाएं और टैक्स के साथ उनको भी कमा के दें। तो यस, टैक्सेशन एक मसला है, मगर फायदे वाली बात यह है कि इन पे कोई भी डबल टैक्स नहीं लगता। इन्होंने सिर्फ वही टैक्स पे करना है जो कि इन्होंने अपने बिजनेस से कमाया, एंड जब चाहें, जैसे चाहें, ये अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। इनके लिए डिसोल्यूशन प्रोसेस बहुत आसान है। बस जब दिल किया बंद कर दिया, जब दिल किया क्लोज कर दिया। इनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होगा? अगर दिल चाह रहा है बंद करने का तो मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे बी से, सी से, डी से, ई से पूछना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, और जब सारे एग्री होंगे तब उसको मैं डिसॉल्व करूंगा, पूरी की पूरी पार्टनरशिप को। मगर यहाँ पे चूंकि मेरे पास ही सारा कंट्रोल है तो डिसोल्यूशन मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जब दिल किया दुकान बंद कर दी, माल उठा लिया, बेच दिया और पैसे वापस अपने समेट लिए। क्या कुछ नुकसान भी हैं? जी बिल्कुल नुकसान भी हैं। लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। फिर फंड रेजिंग चैलेंज है इनके लिए बहुत बड़ा। अकेले बंदे को, एक नए एंटरप्रेन्योर को इतनी आसानी से कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता। फंड्स इनको हासिल करना बहुत मुश्किल है भाई। दे फेस अ ह्यूज डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स। इनको क्या करना पड़ता है? इनको बैंक जाके लोन लेना पड़ता है, और जब बैंक जाके लोन लेते हैं तो बैंक जो लोन इनको देता है उसका इंटरेस्ट रेट भी हाई करता है। क्यों? बैंक रिस्क ले रहा है उसके अंदर। बैंक अपना पैसा एक ऐसे बंदे को दे रहा है जो कि अपना कारोबार शुरू करने वाला है, तो बैंक अपना वो पैसा रिस्क में डाल रहा है कि पता नहीं वो बंदा सक्सीड करेगा भी या नहीं। फिर इनके पास इतनी कोई ख़ास स्किल्स भी नहीं होती हैं, लिमिटेड स्किल्स के मालिक होते हैं। हाँ, बंदे जब बढ़ेंगे तो वैरायटी ऑफ स्किल्स डेवलप होगी, मगर यहाँ पर क्या है? स्किल ही एक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे डेथ हुई दुकान बंद, यहाँ पे कोई और इशू हुआ दुकान बंद, तो कंटिन्यू रहना इनके लिए कुछ हद तक मुश्किल होता है। फिर इनको एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट के अंदर भी मसला आता है। कंपनी में क्या हो? कंपनी में हो कि जब आप एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, तो बहुत से लोग आपको अप्रोच करते हैं, क्वालिफाइड लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, सीनियर एक्सपीरियंस लोग आते हैं। मगर यहाँ पे कौन आता है? छोटू लड़का, दुकान में काम करने वाला। भाई दुकान है ना, तो वहाँ पर आप कोई सीनियर क्वालिफाइड बंदा बतौर एम्प्लॉय नहीं रख सकते। कोई क्वालिफाइड बंदा तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो यहाँ पे वो बंदा आएगा जिसने अपने लिए कमाना है। एंड टैक्सेशन कम्प्लेक्सिटी, भाई वो बंदा, उसको टैक्स नहीं आता और उसके पास कोई एक्सपर्ट भी नहीं है। हाँ, अगर वो किसी टैक्स वाले को हायर करेगा तो पैसे पे करेगा। तो यहाँ पे टैक्सेशन के अंदर मसले आते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका टैक्स कम किया जाए ताकि ये गवर्नमेंट के साथ मिल के उनको रेवेन्यू जनरेट करके दें, और वैसे भी इसको करने से बेरोजगारी ऑटो कम हो जाती है। तो सर, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर्स सिंप्लिसिटी, कंट्रोल और क्विक सेटअप, मगर मसले भी हैं एज अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड डिफिकल्टी इन फंड रेजिंग। और यहाँ पे रिलायंस करनी पड़ती है आपको
अपने आप के ऊपर, बिकॉज आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपके पास स्किल्स भी क्या है लिमिटेड, एक्सपीरियंस भी क्या है लिमिटेड, और आप ही और आप सिर्फ हाजिर हैं जो जिसने वेरियस फंक्शंस करने हैं अपने उस बिजनेस के अंदर। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? हमने इससे पहले पढ़ा है रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स, रिगार्डिंग सोल ट्रेडर्स। अब कहानी को आगे लेकर जाते हैं और बात करते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, ये एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें एक नहीं मिनिमम 2 लोग जुड़ते हैं, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, मिनिमम 2। और क्या कोई मैक्सिमम की तादाद है? तो जब पूछा गया पार्टनरशिप एक्ट से तो उसने कहा जैसा मेरा बड़ा भाई कह दे। बड़ा भाई कौन है? कंपनीज एक्ट। उसके पास गए तो वहां पे ये लिखा था कि अगर मैक्सिमम लोग 20 हो जाएं किसी पार्टनरशिप में तो उससे ऊपर आपको कंपनी बनानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप के बिजनेस में। यहां पे एक एक्सेप्शन भी है, बल्कि 2 एक्सेप्शन हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं बैंकिंग बिजनेस की बात करूं, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो लॉ ये कहता है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस ये कहता है कि यहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो आप 10 करेंगे, और जो आपकी प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म्स, लॉयर्स की फर्म, वहाँ पे ये अलाउ है कि आप 20 से ऊपर अपने पार्टनर्स लेके जा सकते हैं। यहाँ पे देयर इज नो एंडिंग लिमिट, कोई एंडिंग लिमिट नहीं है, आप उसको 20 से ऊपर लेके जा सकते हैं। अदरवाइज जो मेन क्राइटेरिया है, जो मेन लिमिट है, दैट इज मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। और अगर 20 से बढ़ जाएं और वो कोई प्रोफेशनल फर्म ना हो, 20 से बढ़ जाए मगर वो कोई प्रोफेशनल फर्म नहीं है, तो फिर ऐसी पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाती है। सर पार्टनरशिप की भी कुछ टाइप्स हैं। पहली है जनरल पार्टनरशिप। इसमें यह है कि कंप्लीट शेयरिंग है इन बिजनेस मैनेजमेंट विद अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर डेट्स। आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी क्या है वो अनलिमिटेड होती है। तो यहां पे जो भी कोई नॉर्मल पार्टनरशिप होगी दैट वुड बी जनरल पार्टनरशिप। हर पार्टनर के पास जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। फिर एक और कॉन्सेप्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप का भी, इसको समझते हैं। नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें एटलीस्ट 1 जनरल पार्टनर होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक ऐसा पार्टनर मौजूद हो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। कम से कम मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, और बाकी वो पार्टनर्स हों जिनकी लायबिलिटी अगर आप चाहें तो लिमिट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP। ये सिमिलर टू जनरल पार्टनरशिप है, मगर यहां पे पार्टनर्स नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेट्स एंड लायबिलिटीज, इनको अलग कर दिया गया। ये और पर्सनल यानी कि बिजनेस और पर्सनल को सेग्रीगेट कर दिया गया, ये आपस में लायबिलिटी नहीं रखते। तो ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जब भी पार्टनरशिप बनानी है तो कोशिश करना है कि आप एक पार्टनरशिप डीड बनाएं, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएं, और दैट कैन बी इधर ओरली, और आइडियल क्या है कि आप उसको इन राइटिंग करें। और जब आप इन राइटिंग लेकर आते हैं तो वो कहलाती है आपकी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहलाती है। सब पार्टनरशिप के क्या फायदे हैं? नंबर 1 ईज ऑफ फॉर्मेशन। अगेन कोई खास लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज यहां पे हमें देखने को नहीं मिलती हैं।
अगर आपने मिलजुल के कोई काम करना है तो ठीक है, आए डीड बनाए, उसको रजिस्टर कराएं, पार्टनरशिप बन गई आपकी। कोई ख़ास इसके अंदर पीछोखम मौजूद नहीं है। फंड रेजिंग यहां पे जल्दी होती है एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर में एक वाहिद शख्स था, उसने सब कुछ अरेंज करना था। यहां पे चूंकि लोग एक से ज्यादा हैं, मिनिमम तो 2 लोग हैं, तो 2 लोग 3 लोग 4 लोग जितने भी पार्टनर्स हैं, कोशिश ये होती है कि सारे के सारे कैपिटल लेकर आए, सारे के सारे पैसा लेकर आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो यहाँ पे फंड रेजिंग आसान है। यहाँ पे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं। पार्टनर्स इनिशियल कैपिटल भी लेकर आते हैं, पार्टनर्स बाद में लोन भी दे रहे होते हैं। तो यस, और बैंक्स इन पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। कंबाइंड नॉलेज, भाई वहां पे एक शख्स था जिसके पास कम नॉलेज थी, यहां पे कंबाइंड नॉलेज है। एक से ज्यादा बंदे मिलके काम कर रहे हैं तो नॉलेज का जखीरा है। यहां पे डिफरेंट ब्रेन्स हैं जो मिलके एक अच्छे फैसले तक लोगों को लेके जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप हर पार्टनर को उसके पसंद के मुताबिक काम असाइन कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर इन्वॉल्व होना चाहता है, इन्वॉल्वमेंट दे दे। अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि मुझे स्ट्रेटजीज में नहीं आना, मेरा पैसा लो और मुझे बस कमा के देते जाओ, ये भी काम हो सकता है। पार्टनरशिप के अंदर एक्टिव पार्टनर से हम लोग डिसीजन मेकिंग करवाते हैं। जितने भी हमारे एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आओ और हमारे लिए डिसीजन करो। एंड देन लेस रेगुलेटरी कंट्रोल, जैसे वहां पे गवर्नमेंट ने इतना खास तंग नहीं किया, यहां पे भी उतना खास तंग आपको नहीं करती है। मसले मसाइल क्या है? अगेन अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगेन प्रॉफिट शेयरिंग करनी पड़ती है। सोल ट्रेडर में सारा का सारा मुनाफा उस अकेले बंदे के पास आता था, मगर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे मुनाफा आपको बांटना पड़ता है उसी हिसाब से जिस हिसाब में कैपिटल को आपने इन्वेस्ट किया। और मजे की बात यह है कि डीड ये कहती है या पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई रेशो डिसाइड नहीं की तो बेशक अगर एक पार्टनर 2 रुपये लाया है या 2 करोड़ लेकर आया है, आप उसको इक्वल शेयरिंग देंगे। और अगर आपने कोई चीज डिसाइड कर ली है तो फिर उसी रेशो के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। इवन आप ये भी कहते हैं पार्टनरशिप के अंदर कि भाई मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा पार्टनर हूं इन प्रॉफिट्स, लॉस आएगा तो दूर रखना, लॉस को मैं शेयर नहीं करूंगा, ये भी अलाउ है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि एक से ज्यादा लोग हैं तो जल्दी फैसला किया जा सकता है, ब्रेन्स मिलकर काम करती हैं, इफेक्टिव काम हो सकता है। मगर जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा फरमाइशें और उतने ज्यादा ओपिनियंस। फिर किसकी माने किसकी ना माने। फिर एंड क्या होता है? जो ज्यादा पैसे लेकर आया होता है वो अपने आप को बादशाह मान रहा होता है बाकियों के ऊपर, वो बाकियों को कमतर समझता है और अपना फैसला इंपोज करवाने की जरूरत कर रहा होता है। तो यस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं बिकॉज पार्टनर्स आपने बहुत ज्यादा कर लिए हैं, डाइवर्सिटी है, हर एक अपने अपने रेलिवेंट कल्चर से आया है, तो उसके मुताबिक वो अपना फैसला सुना रहा होता है। डिसोल्यूशन चैलेंजेस, भाई 5 पार्टनर्स हैं, 2 चाहते हैं कि फर्म बंद हो, 3 चाहते हैं नहीं चलती रहे, तो मेजॉरिटी को मानना पड़ेगा, मेजॉरिटी को मानना पड़ेगा। मगर सोल ट्रेडर में ऐसा नहीं था, जैसे वो बंद करना चाहे बंद करके जा सकते हैं। अब अगर 5 में से 2 चाहते हैं कि नहीं खत्म हो, मतलब पूरी की पूरी फर्म ही खत्म हो जाए, तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर वो अपना जाती नोटिस देके अपने आप को उस फर्म से अलग करवा सकते हैं। तो सर, वाइड पार्टनरशिप ऑफर्स एडवांटेजेस लाइक ईज ऑफ फॉर्मेशन, फंड रेजिंग एंड कंबाइंड स्किल्स। इनके पास भी कुछ चैलेंजेस हैं लाइक अनलिमिटेड लायबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग, डिसएग्रीमेंट्स, डिसोल्यूशन। तो इनके अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल साथ साथ चलते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेड कंपनीज या कॉर्पोरेशन। अब हम लोगों को समझ आ गया है सोल ट्रेडर, हमें समझ आ गई है पार्टनरशिप। लेट्स टॉक अबाउट कंपनी और एक लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड क्यों? लायबिलिटी लिमिटेड है, लायबिलिटी लिमिटेड है। और ये लिमिटेड 2 तरीके से होती है, अगर आपको याद हो, बाय शेयर्स
एंड बाय गारंटी। फिर गारंटी के अंदर हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो अ लिमिटेड कंपनी हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, ये बात हम कवर कर चुके हैं। और ये एंजॉय करती है लिमिटेड लायबिलिटी, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओनर्स पर्सनली लायबल नहीं है, हम ये बात भी पढ़ चुके हैं। कंपनी को आप कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं, ये लीगल एंटिटी है क्रिएटेड बाय द रेगुलर रूल्स, जो कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कंपनी बनती है अंडर कंपनीज एक्ट। जो कंपनी के मालिक हैं वो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, आप शेयर्स बोलते हैं, आप स्टॉक बोलते हैं, एक ही बात है। और प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, हम इसके बारे में बात कवर कर चुके हैं। एक होते हैं हमारे पास स्टॉक होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स। ये हैं वो लोग जो कि कंपनी में अपना पैसा डालते हैं और उस पैसे के बदले कंपनी से इक्विटी या शेयर्स ले लेते हैं। इनका पैसा फिर कंपनी में सर्कल के तौर पे घूम रहा होता है। देन वी हैव डायरेक्टर्स, ये वो लोग होते हैं जो कि इलेक्ट होके आते हैं। इलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। किन में से करते हैं? अपनों में से करते हैं। ये इलेक्ट होके आते हैं और कंपनी के अंदर आके कंपनी के एसेट्स को संभालते हैं और कंपनी को ऑपरेट कर रहे होते हैं। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, चीफ मैनेजरियल ऑफिसर, ये वो लोग होते हैं जो कि डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं और इनको अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट को सही से ऑपरेट कर सके। इसके फायदे क्या है? रिसोर्स कॉम्बिनेशन, यहां पे एचआर का डिपार्टमेंट अलग से होगा, मार्केटिंग अलग से होगी, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेजिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा। ये सारे फीचर्स सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में आपको देखने को नहीं मिलते। लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, हर लायबिलिटी लिमिटेड है। ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है जी, आप किसी भी टाइम पे शेयर्स को बेच सकते हैं। लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। आपने आज छोड़नी है, 10 साल के बाद छोड़नी है, कंपनी बंद नहीं होगी जब तक कंपनी वाकई में वाइंडिंग अप से ना गुजरे। यानी कि जब कंपनी के वाकई में एसेट्स कम हो जाएं, लायबिलिटीज बढ़ जाएं, तो कंपनी को बंद करने का ख्याल जहन में आता है। अदरवाइज कंपनी जो है वो चलती रहती है, लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं और छोड़ जाते हैं। टैक्स डिडक्शंस, यहाँ पे एक मसला ये है, यहाँ पे एक मसला ये है कि टैक्स ये भी पे करती है और इसके अंदर काम करने वाले लोग भी पे करते हैं। कंपनी की वर्किंग टैक्सेशन आसान है, क्यों? इनके पास स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसको डील करते हैं और लोग चाहते हैं कि वो कंपनीज में फाइनेंस करें एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप। तो यहाँ पे फाइनेंस की तरफ जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। डबल टैक्सेशन एक बहुत बड़ा नुकसान है। कंपनी अपना टैक्स भी पे कर रही है और कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग भी अपना टैक्स पे कर रहे हैं, तो डबल टैक्सेशन है। कंप्लेक्सिटी है, कंपनी को बनाने में टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है, एफर्ट लगती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इसको देखनी पड़ती हैं। और डिसएडवांटेज एक ये भी है कि कंपनी को अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन बाहर मार्केट में डिस्क्लोज करनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स, अपनी रिपोर्ट्स हर साल के एंड के ऊपर अवाम उन्नास को भेजनी पड़ती है। तो यहाँ पे सीक्रेसी वाला पॉइंट हमें देखने को एज सच नहीं मिलता। फिर सर किताब ने इन तीनों को सामने रखा और इन तीनों के एडवांटेजेस को आपस में कंपेयर किया। सेम गोज विद डिसएडवांटेजेस, और ये सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। विद दैट चैप्टर 2 कम्स टू एन एंड। इस चैप्टर में क्या था? इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सोल ट्रेडर है, समझ आ गया, पार्टनरशिप है, समझ आ गया, और कंपनी हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली है। चैप्टर 2 अब आप खुल के पढ़ सकते हैं, इसमें अब कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, जो भी इश्यूज हैं ग्रुप में लाएं। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। I2B के पेपर के अंदर रीडिंग इज़ अ मस्ट। तो जितना आप उसको अच्छे से रीड करेंगे उतना ही आप उसके MCQ सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। चैप्टर 2 कम्स टू एन एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट विद चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।